नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज। मैं हूं हिमांशु तिवारी। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत का इंग्लैंड को क्लीन स्वीप, सीरीज पर 5-0 से कब्जा। आखिरी वनडे में दी 95 रनों से शिकस्त। देश भर में मनाई जा रही है छोटी दिवाली। दीपक और आतिशबाजी की पूरे देश में चमक। रेपो और रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी। सीआरआर में कोई बदलाव नहीं। बैंक तय करेंगे बचत खातों पर ब्याज। और होम लोन लेने वालों को राहत। 15 लाख तक के होम लोन पर 1% सब्सिडी। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। दिल्ली में डेंगू का कहर। एम्स में 24 घंटे में आए 24 मामले। अब तक डेंगू के मरीजों की संख्या 600 के पार। सबसे पहले बात अन्ना की टीम की। अन्ना और सरकार के बीच जारी वाक युद्ध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जब से किरण बेदी पर विमान किराए से नाम पर ज्यादा पैसे लेने के आरोप लगे हैं, तब से टीम अन्ना और सरकार आमने सामने हो गई है। अन्ना ने ब्लॉग के जरिए सरकार पर निशाना साधा है, तो कांग्रेस अन्ना के ब्लॉग वाणी से तिलमिला गई है। अन्ना मौन व्रत पर हैं, लेकिन कांग्रेस और सरकार को यह कतई मंजूर नहीं कि अन्ना चुप बैठे। इसलिए कांग्रेस जब टीम अन्ना पर निशाना साधती है, तो अन्ना जुबान से ना सही लिखकर जरूर अपनी टीम पर लगे आरोपों का बचाव करते हैं। जब से किरण बेदी पर विमान किराए के नाम पर ज्यादा पैसे लेने के आरोप लगे हैं, तब से टीम अन्ना और सरकार आमने सामने हो गई है। एक ओर कांग्रेस ने टीम अन्ना के खिलाफ हर तरफ से मोर्चा खोल दिया है, वहीं बड़े दिनों बाद अन्ना ने अपनी खामोशी ब्लॉग के जरिए तोड़ी है। अन्ना ने अपने ब्लॉग पर लिखा है, किरण बेदी कई बार ये सफाई दे चुकी है कि यदि उन्होंने कुछ गलत किया है तो सरकार कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। आरोप लगाना और बेइज्जती करना कुछ लोगों का मूल मंत्र बन गया है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। गैंग ऑफ 4 टीम अन्ना के प्रत्येक सदस्य के चरित्र का हनन कर रहा है। लेकिन ये 4 लोग कौन है? ये वही है जो जन लोकपाल बिल के पक्ष में नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के सभी मंत्रियों को दोषी नहीं मानता। सरकार में कुछ समर्पित और ईमानदार लोग हैं, लेकिन वो इस चंडाल चौकड़ी के कारण अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अन्ना के इस ब्लॉग से सियासत भी पूरी तरह गर्मा गई। कांग्रेस को सरकार के मंत्रियों के लिए चौकड़ी शब्द का इस्तेमाल करना नागवार गुजरा, और अन्ना को नसीहत थी कि इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल करने से वे बचे। अन्ना जी की हम इज्जत करते हैं, लेकिन ये लफ्ज गैंग काबिले एतराज लफ्ज है। इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और हम ये उम्मीद कम से कम अन्ना जी से जरूर करते हैं कि इस तरीके के जबान जो हिंदुस्तान और देश की संस्कृति के खिलाफ हैं, इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। चूंकि लोहा गर्म था, इसलिए बीजेपी ने भी अन्ना के बहाने सरकार और कांग्रेस पर वार करने में देर नहीं लगाई। पार्टी ने सरकार पर मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया, और कांग्रेस को किरण और केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्टाचार की चिंता करनी चाहिए। पार्टी ने यह भी कहा कि सरकार की चौकड़ी के बारे में सबको पता है। चौकड़ी कौन है, यह देश जानता है। विषय करप्शन का है। क्या ये सरकार करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करेगी? जिनके खिलाफ कांग्रेस के कुछ नेता एक्सपोज करने में लगे हैं, ये सरकार उनसे 2 महीने बात कर रही थी। बड़ा सवाल ये है कि ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रामाणिक प्रभावी कार्रवाई नहीं करना चाहती। देखिए, कांग्रेस पार्टी को किरण और केजरीवाल से लड़ने में अपनी ऊर्जा और अपनी ताकत व्यस्त खराब करने के बजाय करप्शन से लड़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी के लिए प्राथमिकता करप्शन नहीं, किरण और केजरीवाल है। जहां तक किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल का सवाल है, वो निश्चित तौर से मैं उनको कोई करप्शन के लिए आदर्श नहीं मानता। हाँ, करप्शन के लड़ाई के खिलाफ वो एक अंग है, और इसलिए मैं यही कह सकता हूं कि कांग्रेस तो बहुत करप्शन के मामले में मोटी चमड़ी वाली पार्टी है। उधर अपनी टीम पर लग रहे आरोपों के बाद अन्ना ने अपनी टीम की खबर ली। अन्ना ने कहा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन और इस मुहिम से उनका नाम जुड़ गया है।
इसलिए वो बही खातों के मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन सब के बावजूद ऐसा नहीं लगता कि अन्ना और सरकार की ये जंग फिलहाल खत्म होने वाली है। और अब जबकि किरण बेदी ने विमान किराए के नाम पर लिए गए पैसे को लौटाने का ऐलान कर दिया है और सार्वजनिक माफी भी मांग ली है, तब ये सवाल और भी गंभीर हो गया है। और कांग्रेस इस मौके को हाथ से जाने देने के मूड में कतई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज़। वहीं टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार चाहे तो उनके और किरण बेदी के खिलाफ जांच कराए, लेकिन लोकपाल बिल को हर हाल में पारित करे। सारे दागदार हैं, हम सारे लोगों ने गुनाह किया है, हम सारे के सारे कोर कमेटी मेंबर्स ने गड़बड़ की है। हम आपसे सब ईमानदार लोगों से, आप सारे लोग ईमानदार हैं यूपीए के अंदर, हम आप ईमानदार लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप एक लोकपाल बिल पारित कर दीजिए जो हम सब लोगों को जेल भेज दे। हमारी आपसे यही गुजारिश है, लोगों को भ्रमित मत कीजिए। निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार पर सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। निजी क्षेत्रों में रिश्वतखोरी को दंडनीय अपराध बनाने के लिए सरकार कानून में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष किरण कार्णिक होंगे। कार्णिक की अध्यक्षता में निजी क्षेत्रों को और अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए एक मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसे कानून की शक्ल दी जाएगी। इसके लिए आईपीसी में एक अध्याय जोड़ने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बड़े कॉरपोरेट घरानों के घपलों में शामिल होने पर चिंता जताई थी, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि सरकार कानून बनाकर प्राइवेट सेक्टर में रिश्वतखोरी को अपराध घोषित करने पर विचार कर रही है। रिजर्व बैंक ने दीपावली के मौके पर लोगों को एक और झटका दिया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.25% का इजाफा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 7.5% और रिवर्स रेपो रेट 8.5% हो गया है। हालांकि सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी को सही ठहराया। रेपो रेट में इजाफे के बाद यस बैंक ने सेविंग अकाउंट पर अपनी ब्याज दरों में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। दिवाली पर रिजर्व बैंक ने आम जनता को एक बार फिर करारा झटका दिया है। आरबीआई ने महंगाई को काबू करने के लिए एक बार फिर ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की है। वृद्धि के बाद रेपो रेट 8.25% से बढ़ाकर 8.50% और रिवर्स रेपो रेट 7.25% से बढ़कर 7.50% हो गई। लेकिन सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब आपको बताते हैं कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट यानी बैंक अपनी जरूरतों के लिए आरबीआई से जिस दर पर कर्ज लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। वहीं रिवर्स रेपो रेट में जब बैंकों के पास नकदी ज्यादा हो जाती है तो उस नकदी को वे रिजर्व बैंक को उधार दे देते हैं। रिजर्व बैंक जिस दर पर उन्हें उधार देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व बैंक के इस कदम से सभी तरह के लोन एक बार फिर से महंगे हो जाएंगे। हालांकि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने रेपो रेट बढ़ने से महंगाई दर कम होने की उम्मीद जताई है। I do hope the decision of RBI to enhance the repo rate and reverse repo rate by 25 basis points would have its impact on inflation. Of course, it would have some impact on growth also, but the situation is difficult, and in a difficult situation we cannot expect to have a simple solution. ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सरकार की ओर से महंगाई कम करने की तारीख मुकर्रर की गई हो। प्रधानमंत्री भी कई बार देश की जनता को इसका भरोसा दिला चुके हैं, लेकिन महंगाई काबू होता नजर नहीं आता। इधर सरकार द्वारा महंगाई कम करने की कोशिश में ब्याज दरों में इजाफे पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल रिजर्व बैंक ने बचत खातों पर बैंकों को ब्याज दर तय करने की छूट दे दी है। हालांकि आरबीआई ने दिसंबर से महंगाई दर में कमी आने की संभावना जताई है। आरबीआई की माने तो मार्च 2012 तक महंगाई दर में 7% तक की कमी आ जाएगी।
रिजर्व बैंक 19 महीनों में 13 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर चुका है। इसके बावजूद भी महंगाई दर 10% के करीब पहुंच गई है। ऐसे में महंगाई को काबू करने की रिजर्व बैंक की कोशिशों का कोई खास असर होता दिखाई नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, A2Z न्यूज। दिल्ली के बवाना में बनाए गए पावर प्लांट का दिल्ली के ऊर्जा मंत्री हारून यूसुफ ने आज निरीक्षण किया। 1500 मेगावाट की क्षमता वाले पावर प्लांट में पहले फेज में 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अभी ट्रायल रन के दौरान 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 6 महीने के भीतर ही प्लांट अपनी क्षमता के अनुसार बिजली उत्पादन करने लगेगा। अगले महीने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ऑलरेडी तीनों यूनिट जो है हमारे, दोनों गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन जो है दे आर वर्किंग और अभी जो है तकरीबन 225-220 मेगावाट के करीब जनरेट हो रहा है और ट्रायल बेसिस पे है अभी ये, क्योंकि धीरे धीरे इसको जो है आगे वो किया जाएगा और उम्मीद है आने वाले 15 दिनों में जो है जो यहाँ जनरेशन है वो तकरीबन 600-650 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। 5 देशों ने अपने नागरिकों को त्योहारों के समय भारत न जाने की चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी आतंकवादी हमले के डर से जारी की गई है। एडवाइजरी जारी करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने अपने नागरिकों को त्योहारों के दौरान भारत न जाने की सलाह दी है। इन देशों के मुताबिक भारत में आतंकी खतरे के मद्देनजर यह सलाह दी गई है। भारत सरकार ने इन देशों के इस एडवाइजरी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये भारत का अपमान है। सरकार का मानना है कि इस तरह की एडवाइजरी से भारत में पर्यटन पर बुरा असर पड़ सकता है। पर्यटन राज्य मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि वो इस मामले को उचित मंच पर उठाएंगे। ये आतंक के बहाने खौफ का माहौल बनाने की कोशिश है। हम इस मामले को उचित अधिकारियों के सामने उठाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब भारत का अपमान हुआ हो। इससे पहले भी इस तरह की एडवाइजरी जारी कर कई देशों ने भारत का अपमान किया है। बहरहाल 5 देशों की ओर से जारी एडवाइजरी पर सरकार ने भले ही आपत्ति जताई हो, लेकिन देश में दीपावली के उल्लास पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है। अब देखना होगा कि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय इस पर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, A2Z न्यूज। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A2Z न्यूज। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन 2-4, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। शैम्पू तो बालों की जड़ें कमजोर करता है। अभी आंवले मिलते हैं, आंवले का रस निकाल के रख दो। आंवले का रस सिर को लगा के 15 मिनट बैठ जाओ, बालों की जड़ें मजबूत होंगी और बाल अच्छे रहेंगे। शरीर को कभी कभी आंवले का रस मल के स्नान करो, शरीर से गलत गर्मी निकल जाएगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है A2Z न्यूज में। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिवाली का त्योहार कल है। देश भर में आज छोटी दिवाली मनाई जा रही है। देश के कई हर छोटे बड़े शहर और गांव में दिवाली के लिए जोरदार तैयारियां की गई। बाजारों में भी काफी रौनक देखी जा रही है, लेकिन सजावट के सामानों, गिफ्ट और पटाखों की बिक्री पर महंगाई की मार साफ देखी जा रही है। दुकानदारों को जिस तरह की बिक्री की उम्मीद थी वैसी तो नहीं हो रही। सबसे ज्यादा परेशानी पटाखों के व्यापारियों को है। व्यापारियों के मुताबिक ग्राहक किफायती और जरूरी चीजों के अलावा और कुछ नहीं खरीद रहे। त्योहारों के चलते लोग अपने घरों की तरफ कूच कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन, सभी जगह भारी भीड़ है।
हालांकि रेलवे स्टेशनों के लिए तमाम अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं, कई अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर हमारे संवाददाता मोहित बख्शी ने जायजा लिया। ये नजारा जो आप देख रहे हैं ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का है, जहां लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं सिर्फ स्टेशन में प्रवेश के लिए, और इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं यात्रियों को। त्योहार का समय है, घर जाना है। आपको लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से लाइन इतनी लंबी हो रही है, लोग त्योहार के टाइम पर घर जाना चाहते हैं, ट्रेन छूट रही है लोगों की? हाँ, ट्रेन तो ऑब्वियसली छूट ही रही है। वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो लोग जो है वो यहाँ पर परेशान हैं, उनसे जानते कहाँ जाना था आपको और कितनी प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर? बहुत प्रॉब्लम है, सुबह से शाम हो जा रहा है, कहीं जाने कोई गाड़ी मिलती नहीं है समय से। टिकट मिल पा रहा है? ना टिकट भी नहीं मिल पा रहा, लौट के आदमी आपस चला जाता है। जी, आप देख सकते हैं यहाँ यात्रियों में इसलिए गुस्सा है क्योंकि चाहे बेशक रेलवे कितने ही दावे कर रहा हो स्पेशल ट्रेन चलाने की, लेकिन बावजूद इसके न तो यहाँ पर टिकट मिल पा रहा है, न रिजर्वेशन हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात की इस लाइन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से ही बेशक लाइन लगाई गई हो, लेकिन इतनी लंबी हो गई है ये लाइन कि अब यात्रियों को ये डर सता रहा है कि कहीं स्टेशन में पहुंचने के बाद भी ट्रेन न छूट जाए। कैमरामैन अमरिंदर के साथ मोहित बख्शी, नई दिल्ली, A to Z न्यूज के लिए। बुधवार को दिल्ली मेट्रो सेवा जल्दी बंद कर दी जाएगी। मेट्रो प्रशासन ने दिवाली के चलते ये फैसला लिया है। मेट्रो की सभी लाइनें रात 8 बजे तक चलेंगी। मेट्रो की सेवा हमेशा की तरह सुबह 6 बजे शुरू होगी, लेकिन 8 बजे तक बंद कर दी जाएगी। सभी 6 टर्मिनल लाइनों दिलशाद गार्डन, रिठाला, जहांगीरपुरी, हुडा सिटी सेंटर, द्वारका सेक्टर, यमुना बैंक, वैशाली, इंद्रलोक, मुंडका, केंद्रीय सचिवालय और बदरपुर मेट्रो स्टेशन से आखिरी मेट्रो रेल रात 8 बजे मिलेगी। इस दौरान 15 ट्रेनें जो सामान्य तौर पर दोपहर 12:30 बजे से 4 बजे तक हटा ली जाती हैं, वो भी दिवाली के दिन लगातार सेवा में बनी रहेंगी। दीपों के त्योहार दिवाली की देश के कोने कोने में धूम है। लोग दिवाली की तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं। बाजार पूरी तरह सजे हुए हैं और लोग भी जमकर पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं। पानीपत में भी दिवाली को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दिवाली का त्योहार नजदीक है और बाजार भी सज गए हैं। पानीपत में दिवाली की रौनक देखते बन रही है। सभी दुकानें सजकर तैयार हैं और लोग जमकर खरीदारी करने में लगे हैं। कपड़े, बर्तन, लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां या फिर सजावट के सामान खरीदने के लिए दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतार देखी जा रही है। सुबह से ही दुकानों पर लोगों का जमघट है और काफी भीड़ है, उत्साह है लोगों के अंदर। धनतेरस पे लड़ियां काफी डिमांड है, फूल वाली लड़ियां, चाइनीज लड़ियां आ रही हैं। 50 से लेकर 150 रुपए तक का पीस है। बंदरवाल की डिजाइन है, बंगलोर की आइटम, जयपुर की आइटम। शॉपिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा है। सब बाजार खूब सजे हुए हैं और सबसे ज्यादा चांदी का सामान और ये लक्ष्मी पूजन का सामान, गणेश लक्ष्मी पूजन का सामान खरीदारी। पहले काम नहीं था, थोड़ा सा है, आज थोड़ा है, टर्नओवर है। रेट तो प्लस ही जा रहा है। रेट तो जैसे फ्लक्चुएशन हो रही है रेट की, तो कोई नहीं कह सकते। रेट का कभी बढ़ रहा है, घट रहा है। रेट स्टेबल नहीं है, इस वजह से थोड़ा काम का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। उधर आतिशबाजी की खरीदारी को लेकर भी लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। पटाखा बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं और लोग पटाखे की अलग अलग वैरायटी खरीदने में लगे हैं। इस बार लोगों में चाइनीज पटाखे का खासा क्रेज देखने को मिल रहा है और दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार पटाखों की बिक्री पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक होगी। पिछली बार भी आए थे मुर्गे लेने के लिए, इस बार मुर्गा लेने आए, लेकिन इस बार जो मुर्गा है ना वो काफी हाई कॉस्टली पे जा रहा है और उसके मुकाबले में जो चाइनीज माल है वो मुर्गे से काफी अच्छा बज रहा है और सस्ता भी है। भारत में दिवाली के त्योहार का खास महत्व है और इस बार भी लोगों में इसका उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। महंगाई की मार और वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। बावजूद इसके बाजारों में रौनक साफ देखने को मिल रही है। पानीपत से A to Z न्यूज के लिए आदित्य प्रताप की रिपोर्ट। दिल्ली और दिल्ली वालों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सायरा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड ने एक बेहतरीन इको फ्रेंडली ऑटो रिक्शा बनाया है।
इस इको फ्रेंडली रिक्शे का उद्घाटन दिल्ली की महापौर रजनी अब्बी ने किया। इस दौरान एमसीडी में सदन के नेता सुभाष आर्या, सायरा के एमडी विजय कपूर और डायरेक्टर नितिन कपूर भी मौजूद थे। इस मौके पर आए अतिथियों ने इस इको फ्रेंडली रिक्शे की सवारी की, जिसे मयूरी का नाम दिया गया है। अतिथियों ने इसकी जमकर तारीफ की, साथ ही मालवाहक चीता की भी लॉन्चिंग हुई। ये रिक्शा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमारा एमसीडी में ये हमेशा व्यू रहा है कि जो रिक्शा चलाने वाला है उसकी सेहत का ध्यान रखा जाए, एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाए और बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा आए जाए। सायरा ऑटो के एमडी विजय कपूर और डायरेक्टर नितिन कपूर ने इस ऑटो रिक्शा के फायदे और खासियतों के बारे में बताया। क्या है ये खासियतें, आइए जानते हैं। तो मेनली हमने ये देखा है, जो पुअर आदमी एक अपनी रोजी चलाने के लिए अगर एक रिक्शा ले लेता है, अगर 700-800 रुपया रोज कमा लेता है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है। एक परिवार बड़े आराम से रिक्शा पे चल सकता है। और जो इसमें बैठने वाले लोगों को पूरी सुविधा दी गई है, जैसे बारिश वगैरह के लिए बिल्कुल पानी एक बूंद भी अंदर नहीं आएगा, ऐसे कर्टन्स लगाए गए हैं। और लेडीज और दूसरे लोगों को चढ़ने के लिए हमने जो फ्लोर दिया है वो बहुत नीचा दिया है। जो ऑर्डिनरी रिक्शा था उसको काफी ऊपर उठ के जाना पड़ता था, वो बेनिफिट दिया है। तीसरा यह है कि इसकी हम आफ्टर सेल सर्विस फुल रखी है, कंप्लीट स्पेयर पार्ट ऑलवेज अवेलेबल एट अवर सर्विस स्टेशन। ऐसा हमने अरेंजमेंट किया डीलर्स के साथ। इसके जो हमने जो बेनिफिट्स जो हमने लेकर चले हैं वो यही है कि इससे एक तो नंबर 1 जो रिक्शा चालक हैं उनको जो पुल करना पड़ता है और उनकी हेल्थ पे इफेक्ट होता था वो इसमें नहीं हो। दूसरा ये है कि अपना ये विकलांग लोग हो गए या बुजुर्ग लोग हो गए जो जवान नहीं है इतने की रिक्शा पुल कर सकें, या महिलाएं हो गई, वो भी ये रिक्शा चलाकर अपनी एक अर्निंग बना सकती हैं। तीसरा अपना इसमें जो सा है आपका हमने इस हिसाब से बनाया है कि बैटरी रिक्शा जो सा होता है चढ़ाई बढ़ाई में भी आराम से चल जाता है। बहुत आपका इसमें जो सा कि एक तो बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इसको हमने आगे भी आपने देखा होगा, इसमें हमने शेड दिया है ताकि रिक्शा जो चालक है उसके भी सर पे धूप या वो बारिश का असर न। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A to Z न्यूज। हाथ जल जाए या शरीर का कोई भी अंग जल जाए तो कच्चे आलू जो सब्जी में डालते हो उसके चिप्स काट के रख दो, अथवा तो उसका कैसे भी रस निकाल के थोड़ा पानी मिला देना, वो चुपड़ दो, बस एक बार में ठीक हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है A to Z न्यूज में। कोलकाता के ईडन गार्डन में शानदार जीत हासिल कर टीम इंडिया ने 5 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड को क्लीन स्वीप कर दिया। सीरीज के इस आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 272 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में इंग्लिश टीम 37 ओवर में ही 176 रनों पर सिमट गई। आखिरकार टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में इंग्लैंड को क्लीन स्वीप कर ही दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन में हुए 5वें और आखिरी मुकाबले में भी धोनी सेना ने 95 रनों की बड़ी जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी हुई और ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे ने पहले विकेट के लिए 80 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन इसी स्कोर पर धोनी सेना के 3 विकेट गिर गए। बाद में टीम दबाव में आ गई, जिसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मोर्चा संभाला और टीम को मुसीबत से निकाल लिया। धोनी शुरुआत में बिना कोई रिस्क लिए काफी संभल कर बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन एक बार क्रीज पर जम जाने के बाद उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की खूब क्लास लगाई। माही ने 69 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से नॉट आउट 75 रन बनाए, जिसकी मदद से टीम इंडिया 271 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर पाई।
जवाब में उतरी इंग्लिश टीम की शुरुआत काफी अच्छी थी और ओपनर बल्लेबाज एलिस्टर कुक और ग्रेग थ्रीशूटर ने सेंचुरी पार्टनरशिप कर इंग्लिश टीम को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। लेकिन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं सका और पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ठहर गई। 129 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद सिर्फ 47 रनों में ही पूरी टीम आउट हो गई। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए, वहीं आर अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। जडेजा को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया, जबकि पूरी सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करने वाले महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द सीरीज से सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स डेस्क A2Z न्यूज। बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी जे.वाई. लेले ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1999-2000 के अहमदाबाद टेस्ट के बारे में एक खुलासा करके सबको चौंका दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उस मैच में कपिल देव ने बतौर कोच फॉलो ऑन नहीं देने का फैसला टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर पर थोपा था। आखिरकार न्यूजीलैंड के साथ ये मैच ड्रॉ रहा था। Try and get too close to the ball. See a bit of width, nicely balanced. So that was a false shot in some respects. It won't look so on the scorecard because it's gone for 4. But initially, I think बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी जे.वाई. लेले ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुलासा करते हुए पूर्व कप्तान कपिल देव पर आरोप लगाया है। अपनी बायोग्राफी में 1999 में हुए भारत न्यूजीलैंड अहमदाबाद टेस्ट मैच के बारे में लिखा है कि उस टेस्ट मैच में भारतीय टीम के फॉलो ऑन न लेने के पीछे उस समय के कोच कपिल देव का हाथ था। वो मैच उस वक्त भारत की पकड़ में था। कपिल देव के फैसले की वजह से ड्रॉ हो गया था। भारत ने पहली पारी में 7 विकेट पर 583 रन बनाकर घोषित किया था, जिसमें कप्तान सचिन तेंदुलकर के 217 रनों की पारी शामिल थी। जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की पहली पारी 308 रन पर सिमट गई थी और उन पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था। उस समय के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने कीवी टीम को फॉलो ऑन देने का निर्णय लिया और स्टीवन फ्लेमिंग को इस बारे में बता भी दिया था। सचिन ने अपने तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद को बॉलिंग करने के लिए नई बॉल चुनने को भी कहा था, लेकिन तभी उसी समय भारतीय टीम के कोच कपिल देव ने सचिन से कहा कि वो फॉलो ऑन देने का फैसला वापस ले ले। कपिल का कहना था कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज थके हुए हैं, हालांकि तेज गेंदबाजों ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी। उसके बाद सचिन ने कपिल से कहा कि उन्होंने फॉलो ऑन की सूचना विरोधी टीम को दे दी है, लेकिन कपिल ने कहा कि वो कीवी टीम के कप्तान से कहे कि वो फॉलो ऑन नहीं दे रहे, उनकी टीम बल्लेबाजी करेगी। वहीं स्टीवन फ्लेमिंग भी यही चाहते थे और उन्होंने खुशी खुशी सचिन की बात मान ली। लेले ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जब उन्होंने और उस समय के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चंदू बोर्डे ने सचिन से इस बारे में पूछा तो सचिन ने विनम्रता के साथ बताया कि उन्होंने कोच के कहने पर ऐसा किया। उस टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत की राह पर खड़ी थी। लेकिन वो मैच आखिर में ड्रॉ हो गया था। कपिल का ये फैसला काफी चौंकाने वाला था। कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों को भी ये फैसला अजीब लगा था। मामला इतना बढ़ गया था कि कपिल पर इस फैसले को लेकर मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगे। लेले ने लिखा कि सीबीआई ने इस बात पर कपिल से पूछताछ भी की। सचिन और लेले खुद वहां मौजूद थे। उन्होंने इस फैसले को टीम का फैसला बताया था। हालांकि लेले ने ये जरूर लिखा है कि कपिल का फैसला चौंकाने वाला जरूर था, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते कि कपिल मैच फिक्सिंग में शामिल थे। स्पोर्ट्स डेस्क A2Z न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A2Z न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।